इस महामारी के विकट परिस्थिति में क्लास हो किस प्रकार से हो, यही मेरे पास अंतिम रास्ता था कि मैं क्या करूं, क्लास का वीडियो बना करके YouTube के माध्यम से आप तक पहुंचूं ताकि आपका बहुमूल्य समय जो है वो नष्ट हो। थैंक यू। हम लोग आज देखेंगे 12th का सिलेबस क्या है। 12th के सिलेबस में सबसे पहला चीज है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। ठीक, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। तो हम देखेंगे कि ये दो वर्ड से बना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड से बना है। एक है इलेक्ट्रो और दूसरा है स्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक, ये दो वर्ड से बना हुआ है। इसमें एक है इलेक्ट्रो और दूसरा है स्टैटिक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि the meaning of electro is nothing, electricity. Statics means stationary. Statics means stationary. The literal meaning of electrostatics is nothing but what? Electricity at rest. The literal meaning of electrostatics is nothing but electricity at rest. बस समझ आ गया आपको? Electrostatics means the literal meaning of electrostatics is what? Electricity at rest. Electricity at rest. So the literal meaning of electrostatics is nothing meaning of electrostatics is nothing but electricity at rest. ये वो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब ही होता है इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी का एक ऐसा चैप्टर है, इसमें चार्ज स्टेशनरी रहेगा और स्टेशनरी चार्ज के द्वारा जितने भी प्रॉपर्टी एग्जिबिट किए जाएंगे उन सब का अध्ययन हम इसमें करेंगे। तो व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक्चुअल मीनिंग क्या है। एक्चुअल मीनिंग क्या है, ये तो लिटरल मीनिंग हुआ, तो एक्चुअल मीनिंग क्या होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो कहता है क्या कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक्चुअल मीनिंग क्या है। इट इज, कहता है, इट इज दैट ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज दैट ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी which deals with the study of charge, which deals with the study of properties exhibited by charge at rest. It is that branch of electricity which deals with the study of properties exhibited by charge at rest. बात समझ में आ गई? क्या समझ में आया? यह इलेक्ट्रिसिटी का वह ब्रांच है जिसमें हम स्टेशनरी चार्ज के द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले सभी गुणों का अध्ययन करते हैं। क्या सुना आपने?
यह इलेक्ट्रिसिटी का वह ब्रांच है जिसमें हम स्टेशनरी चार्ज के द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले जितने भी गुण हैं उन सभी गुणों का अध्ययन करते हैं। क्या सुना आपने? इट इज दैट ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, branch of electricity which deals with the study of properties exhibited by charge at rest। क्या सुना? It is that branch of electricity which deals with the study of properties exhibited by charge at rest। यह इलेक्ट्रिसिटी का वह ब्रांच है जहां हम स्टेशनरी चार्ज के द्वारा, स्थिर चार्ज के द्वारा, स्थिर आवेश के द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले सभी गुणों का अध्ययन करते हैं, सभी गुणों का अध्ययन करते हैं। बात समझ में आई? तो हमने क्या देखा कि ये इलेक्ट्रोस्टैट जो है एक ऐसा ब्रांच है इलेक्ट्रिसिटी का जिसमें स्टेशनरी चार्ज के द्वारा जितने भी गुण प्रदर्शित किए जाते हैं उन सभी गुणों का अध्ययन करता है। ठीक, समझ में आ गया? तो प्रश्न इसमें यही है, इस पूरे एपिसोड का हीरो कौन है? तो इस पूरे एपिसोड का हीरो कौन है? इस पूरे एपिसोड का हीरो कौन है? चार्ज। ये चार्ज है पूरे एपिसोड का हीरो। तो हमें क्या करना है? इस चार्ज को डिफाइन करना है। व्हाट इज चार्ज? आप जानते होंगे, चार्ज तो सुने होंगे, चार्ज तो आप बचपन में ही देखे होंगे कि भाई चार्ज क्या है। तो आप तो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट, आपको छोटी छोटी ऐसी प्रकृति में घटनाएं दिखी होंगी जहां पर आपको लगता होगा कि कैसे हो रहा है। जैसे आप कंघी से बाल झाड़ते हैं, क्या देखते हैं? कंघी और बाल दोनों एक विशेष प्रकार के गुण ग्रहण कर लेते हैं। नतीजा क्या होता है? उस कंघी को कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाइए और उसके नजदीक ले जाइए, देखिएगा that all the bits of paper are attracted towards the comb। वो सारे छोटे छोटे कागज के कण अट्रैक्ट होना चाहते हैं, अट्रैक्ट होकर के आना चाहते हैं कंघी के पास। ये कंघी क्या कर लिया भाई? कंघी एक प्रॉपर्टी ग्रहण कर लिया रगड़ खाने से। वहां चार्ज बाय फ्रिक्शन का कंसेप्ट आ गया, चार्ज बाय फ्रिक्शन का कंसेप्ट आ गया। यानी कि चार्ज है क्या, ये चीज हमें देखना है। व्हाट इज चार्ज? कि चार्ज है क्या चीज? चार्ज क्या है? तो बहुत सारे इसके डेफिनेशन है, छोटे छोटे बड़े बड़े, लेकिन चार्ज का जो बेहतर डेफिनेशन आपको मैं देने जा रहा हूं, चार्ज का जो बेहतर डेफिनेशन देने जा रहा हूं वो ये है कि चार्ज क्या है भाई? तो कहता है इट इज अ प्रॉपर्टी। चार्ज इज नथिंग बट इट इज अ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर। प्रश्न देखिए यहां पर, डेफिनेशन में जितने शब्द हैं उन सारे शब्दों का जानकारी होना, बेहतर जानकारी होना जरूरी है ताकि ये डेफिनेशन कभी रटाऊ नहीं हो, कभी रटाऊ नहीं हो डेफिनेशन। मैं यही कह रहा हूं कि इट इज ए प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर। यह एक गुण है जो मैटर के साथ जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि चार्ज कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, विदाउट मैटर चार्ज कैनॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब स्पष्ट है कि चार्ज जो है मैटर का एक गुण है। पहली चीज हमने समझा।
कि चार्ज मैटर का गुण है, यानी बिना मास का चार्ज नहीं हो सकता है। आगे पूरा डिटेल्स में हम बताएंगे कि कैसे बिना मास का चार्ज नहीं हो सकता है, और डेफिनेशन को हम आगे बढ़ा रहे हैं। एक छोटा सा टुकड़ा हमने दिया डेफिनेशन का, फिर डेफिनेशन को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इट इज अ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, जिसके चलते ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। एंड इफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन रीजन, and if electric and magnetic field exist in a region, it also detects the presence of electric and magnetic field. क्या सुना? It is a property associated with matter due to which it produces and experiences electric and magnetic field. ध्यान दीजिए, डेफिनेशन इसका बहुत छोटा और सिंपल है, लेकिन इसको फील तो कीजिए पहले। इसको फील कीजिए कि डेफिनेशन के वर्ड इसको कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं भाई, किस प्रकार से इसके बहुत सारी गंभीरता को समेटे हुए हैं। मैंने कहा कि इट इज अ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जिसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, और कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड है, उसके उपस्थिति को अनुभव भी करता है। प्रश्न देखा जाए, सर एक बात आप कहते हैं, क्या कहते हैं सर, कि चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, ये बात पचती है। हाँ, चूंकि इसके फितरत में है। क्यों इसके फितरत में? इसका इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से मैग्नेट दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को, यानी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड को अनुभव करता है, जिस प्रकार से मासिव बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड को अनुभव करता है, उसी प्रकार से चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड को अनुभव करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। मास ग्रेविटेशनल फील्ड को प्रोड्यूस करता है, ग्रेविटेशनल फील्ड को अनुभव करता है, मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड को अनुभव करता है और मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करता है। उसी प्रकार से चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड को अनुभव करता है। आते हैं हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। जैसे हम लोग कहें, कोई आपसे कहे कि हाउ कैन यू शो दैट हियर देयर इज अ ग्रेविटेशनल फील्ड, आप कैसे प्रमाणित कर सकोगे कि यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड है? आप सिंपली पेन को छोड़ दीजिए, आप सिंपली पेन को छोड़ दीजिए, गिर गया। इस पेन का गिरना, पेन एक मासिव बॉडी है, इसका गिरना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड इसको अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हम इस दीवार पर, यानी इस दीवार नहीं, इस छत पर हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं और नीचे नेगेटिव चार्ज देते हैं और एक पॉजिटिव चार्ज को यहाँ रिलीज करते हैं, छोड़ दें केवल, तो ये धकेलेगा नीचे। जस्ट रिलीज करने से वो मोशन में आ जाएगा, जस्ट रिलीज करने से वो मोशन में आ जाएगा। तो चार्ज को रिलीज करें, वो मोशन में आ गया, इसका मतलब स्पष्ट है देयर मस्ट बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने बड़ी आसानी से ये आपको बता दिया कि चार्ज, आप देखें चार्ज जानते हैं, जिस प्रकार से बल्ब से रे निकलता है और वो रे क्या करता है, बल्ब के चारों तरफ फील्ड ऑफ विजन डेवलप करता है, उसी प्रकार से चार्ज बॉडी से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलता है, जिसका डिटेल्स में बाद में बताएंगे। वही इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स उस चार्ज बॉडी के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। उसी फील्ड के माध्यम से वो चार्ज बॉडी दूसरे के फील्ड को आप तक अनुभव करता है या अपने फील्ड को दूसरे तक अनुभव कराने का प्रयास करता है। ठीक, तो यहां कह रहा है कि चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ेंगे उसको अनुभव करेगा। तो मैंने डेफिनेशन में क्या कहा, इट इज अ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, जिसके चलते ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है
और मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। एंड इफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट रीजन, इट आल्सो डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इट आल्सो डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने एक चीज बताया कि चार्ज भाई मास के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरा चीज बताया कि चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, और किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को छोड़ देते हैं तो वो क्या करता है, उसको अनुभव भी करता है। अब प्रश्न आती है कि हाउ चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, हाउ चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एंड हाउ कैन इट एक्सपीरियंसेस द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक। यहाँ पर आपको लगेगा कि हाँ भाई चार्ज और मैग्नेट में क्या रिलेशन है, थोड़ा सा लगेगा, लेकिन आप पिछले क्लासों में आप 9th में सीबीएसई में कहीं पढ़े होंगे, आईसीएसई में कहीं पढ़े होंगे, तो वहां आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बताया गया। करंट है क्या चीज, जब चार्ज मूव करने लगे, जैसे चार्ज मूव करेगा एक्सेप्टेड डायरेक्शन में, करंट बन जाएगा। करंट क्या करेगा, पैदा करेगा। तो ऑस्टेड, एक डेनिश साइंटिस्ट, ऑस्टेड डेनमार्क के निवासी को डेनिश कहा जाता है। तो डेनिश साइंटिस्ट ऑस्टेड ने क्या लिखा कि whenever current is flowing in a conductor, whenever current is flowing in a conductor, magnetic field is created around that conductor। कि जब कभी भी किसी कंडक्टर से करंट फ्लो कराते हैं, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। कैसे भाई डिटेक्ट कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा चीज है, आज भी अपने घर में कर सकते हैं। कोई भी लाइव वायर है, वहां पर कंपास नीडल लेके जाइए, कंपास नीडल रिफ्लेक्शन शो करता है। हम जानते हैं कंपास नीडल एक फ्री व्हील मैग्नेट है, और वो केवल और केवल डिफ्लेक्ट हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड से और किसी दूसरे फील्ड से नहीं। तो कंपास नीडल का करंट कैरिंग कंडक्टर के पास डिफ्लेक्ट होना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड है। तो वही चार्ज जब स्टेशनरी था तो केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा किया, वही चार्ज जैसे ही मोशन में आ गया तो क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया। इसका मतलब कि चार्ज कंडीशन विशेष में मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा करता है, चार्ज कंडीशन विशेष में मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा करता है। कब, जब when it comes in motion, when current is established, when a potential difference is applied between the two ends of the conductor, current gets established, and around that current carrying conductor a magnetic field is created। तो हमने ये भी एक समझने के लिए, हमने ये भी एक समझ लिया बात, हमने एक ये भी बात समझ लिया कि हाउ चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज कैसे मैग्नेटिक फील्ड, जब वो क्या करता है, फ्लो करता है, उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जुड़ जाता है। जैसे चार्ज मोशन में आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसके फितरत में था ही, और मैग्नेटिक फील्ड भी उसके साथ जुड़ गया। ठीक, अब हमें यह देखना है कि हाउ चार्ज प्रोड्यूसेस, हाउ चार्ज एक्सपीरियंसेस मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज मैग्नेटिक फील्ड कैसे अनुभव करता है। अब देख लिया कि चार्ज क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को अनुभव करता है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। अब हमें इस डेफिनेशन का अंतिम पड़ाव में ये देखना है कि चार्ज जो है मैग्नेटिक फील्ड को अनुभव कैसे करता है। तो हम देखेंगे, सबसे पहले इसको लॉरेंज नाम के साइंटिस्ट ने बताया। सबसे पहले इस बात को लॉरेंज ने बताया था। अकॉर्डिंग टू हिम, whenever a charged particle is projected in a magnetic field, it experiences a force। जब कभी भी क्या करेंगे कि चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में हम प्रोजेक्ट करेंगे, फेंकेंगे, वो क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। एंड अकॉर्डिंग टू हिम, मैथमेटिकली दैट फोर्स इज गिवन बाय F equal to Q times V cross B। F equal to
Q times V cross V. F equal to Q times V cross V, where all the symbols have their usual meanings. That is, F is the force experienced by the charged particle, and Q is the amount of charge on the charged particle, and V velocity of projection. Velocity of projection, and B is nothing but what? Strength of magnetic field. Strength of magnetic field. Magnetic field. उन्होंने बताया कि जब कभी भी चार्ज पार्टिकल को हम मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट करेंगे तो ये चार्ज पार्टिकल जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और उस फोर्स का वैल्यू क्या होगा? Q टाइम्स V क्रॉस। आप 11th में पढ़े थे शुरुआत में वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। व्हाट मीन बाय द क्रॉस प्रोडक्ट? लेट A क्रॉस let A cross B equal to C। मान लो कोई दो वेक्टर A और B है और C इनका रिजल्टेंट है, मैंने बताया था। देन C must be perpendicular to A and C must be perpendicular to B। तब क्या होगा कि C जो रिजल्टेंट है A पर भी परपेंडिकुलर होगा और क्या होगा? B पर भी परपेंडिकुलर होगा, यानी कि C दोनों पर परपेंडिकुलर होगा, A और B। यानी यूं कहें कि जिस प्लेन में वेक्टर A और वेक्टर B उस प्लेन के ही परपेंडिकुलर होगा कौन? वेक्टर C। आप आओ यहां पर देखो ध्यान से, ये Q चार्जेस क्वांटिटी V क्रॉस B, तो V क्रॉस B से प्राप्त वेक्टर जो F है, इट मींस F must be perpendicular to V and F must be perpendicular to B। F must be perpendicular to V and F must be perpendicular to B। इसका मतलब क्या है कि जैसे मैंने देखा कि ग्रेविटेशनल फील्ड में जब किसी बॉडी को रिलीज किया तो वो क्या किया? वर्टिकली डाउनवर्ड गिरा। अगर हम लोग ऐसे हॉरिजॉन्टली यानी ग्रेविटेशनल फील्ड का 90 डिग्री पर प्रोजेक्ट किए तो पैराबोलिक पाथ किया कवर। ठीक उसी प्रकार से अगर हम चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलीज करते हैं तो स्ट्रेट लाइन मोशन, और जब उसको प्रोजेक्ट करते हैं तो पैराबोलिक पाथ। अब कह रहा है कि जब आप चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट करते हैं तो व्हाट विल बी द ट्रैजेक्टरी ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल? उस चार्ज पार्टिकल की ट्रैजेक्टरी क्या होगी? और हाउ कैन बी डिस्टिंग्विश हियर देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड? यहां कैसे हम अंतर स्थापित कर पाएंगे यहां मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं? देखिए बहुत सिंपल है। तो आप यहां देख सकते हैं कि F जो है V पर परपेंडिकुलर, F is perpendicular to V, यानी the force experienced by charged particle due to the presence of magnetic field is perpendicular to the velocity। ये velocity के क्या है? परपेंडिकुलर है। आप हम सब जानते हैं, सर्कुलर मोशन में पढ़े कि वेलोसिटी के 90 डिग्री पर लगने वाला फोर्स का नाम क्या है? तो आप सब जानते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड ऑल्सो वी नो दैट सेंट्रीपिटल फोर्स बाउंड द पार्टिकल टू मूव ऑन ए सर्कुलर पाथ। सेंट्रीपिटल फोर्स बाउंड द पार्टिकल टू मूव ऑन ए सर्कुलर पाथ। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है? सर्कुलर पाथ में क्या करता है? विवश कर देता है सर्कुलर पाथ पर चलने के लिए पार्टिकल को। इट मींस when a charged particle is projected in a field but that field is not known to us, but
but that field is not known to us. If it describes a circular path or try to describe circular path, if charged particle either describes circular path or try to describe circular path, it means there must be a magnetic field. It means there must be a magnetic field. जब चार्ज पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट करते हैं ऐसे अनजान फील्ड में और उस अनजान फील्ड में वो सर्कुलर पाथ बनाता है या सर्कुलर पाथ बनाने का प्रयास करता है, इसका मतलब है निश्चित तौर पर वहां पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए टुकड़ा टुकड़ा में हमने इस पूरे डेफिनेशन को समझ लिए। अब देखिए हम इसको एकीकृत रूप में कैसे समझते हैं। तो जैसे मैंने कि आपको बताया कि इट इज चार्ज क्या है सर, इट इज अ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर। It is a property associated with matter. That is, charge cannot exist without mass. That is, charge cannot exist without mass. It is a property associated with matter, due to which it produces and experiences electric and magnetic field. It produces and experiences electric and magnetic. आप समझ ली कि चार्ज किस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, किस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, और कहीं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है उसकी उपस्थिति को कैसे अनुभव करता है। अब मैं आपको यहाँ डेफिनेशन लिखवा देता हूँ कि चार्ज का डेफिनेशन क्या है। चार्ज का डेफिनेशन क्या है? चार्ज कहता है इट इज ए प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर, एसोसिएटेड with matter, due to which it produces and experiences electric and magnetic field, due to which it produces and experiences electric and magnetic field, जिसके चलते ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, और कहीं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है उसकी उपस्थिति को अनुभव भी करता है। तो आपने क्या सीखा कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैट। तो आपने सुना द लिटरल मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रिसिटी एट रेस्ट, इलेक्ट्रिसिटी एट रेस्ट। ठीक, अगला चीज कहता है व्हाट इज इट्स एक्चुअल डेफिनेशन। कहता है इट इज दैट ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी which deals with the study of properties exhibited by charge at rest. कह रहा है भाई it is that branch of electricity which deals with the study of properties exhibited by charge at rest, exhibited by charge at rest. एग्जाम्पल में वहां मेंशन कर लीजिएगा। एग्जाम्पल में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, electric flux. It is, these are the properties exhibited by charge at rest: electric field, electric potential, electric flux, capacitance. All these are the properties exhibited by charge at rest. अब मैंने क्या बोला कि पूरे एपिसोड का हीरो कौन है भाई, चार्ज है। What is charge?
तो चार्ज मैंने जैसा बताया कि आप बचपन से ही चार्ज को देखते अनुभव करते आ रहे हैं। बहुत सारी घटनाएं आपके जीवन में मिली हैं जो चार्ज से बेस्ड है, चार्ज पर बेस्ड है। तो यहाँ चार्ज का व्यापक डेफिनेशन मैंने आपके सामने रखा। तो व्हाट इज चार्ज? चार्ज है क्या भाई? तो इट इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, जिसके चलते ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। एंड इफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन रीजन, इट आल्सो डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। ठीक, अब कहता है सर कि व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ चार्ज? आपने देख लिया इसको। अब कह रहा सर बेसिक कंसेप्ट चार्ज का क्या? चार्ज का बेसिक कंसेप्ट क्या है? तो चार्ज के बेसिक कंसेप्ट में कहता है कि चार्ज का बेसिक कंसेप्ट, चार्ज की मौलिक अवधारणा क्या है? तो जैसा हम सब जानते हैं, क्या जानते हैं हम सब? हम जानते हैं कि आवर होल यूनिवर्स इज आइदर मेड विथ मैटर और विथ एनर्जी, कि पूरा ब्रह्मांड हमारा या तो मैटर से बना हुआ है या एनर्जी से बना हुआ है। और ये दोनों क्या है? गॉड पार्टिकल से बने, हिग्स बोसोन से बने। उतना जानना नहीं है, हम पे जानना है यहाँ पे कि व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ चार्ज। जैसा कि मैंने बताया कि आवर होल यूनिवर्स इज आइदर मेड विथ मैटर और विथ एनर्जी, एंड ऑल्सो वी नो दैट एवरी मैटर इज मेड विथ एटम एंड एवरी एटम is electrically neutral. It means net charge. It means net charge on our universe is zero. Net charge on our universe is zero. A component of universe may have charge. A component of system may have charge, but net charge on a system is always zero. जैसा कि हम जानते हैं कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जितना पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी है उतना ही नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी है। और ये भी जानते हैं कि एटम में जो चार्ज पार्टिकल है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, और ऐसा जानते हैं कि प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहता है और किसी भी केमिकल प्रोसेस में, किसी भी नॉर्मल प्रोसेस में एक्सचेंज ऑफ प्रोटॉन कभी नहीं होता है, क्योंकि टाइटली बॉन्डेड है न्यूक्लियस। केवल और केवल सभी सामान्य प्रक्रिया में केवल और केवल इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है, केवल और केवल इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज में कभी सामान्य तौर पर प्रोटॉन हिस्सा नहीं लेता है। तो व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ चार्ज? तो चार्ज की मौलिक अवधारणा क्या है? तो स्पष्ट कहता है कि चार्ज की मौलिक अवधारणा क्या है? तो द बेसिक कंसेप्ट ऑफ चार्ज इज नथिंग बट आइदर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन और लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज की मौलिक अवधारणा क्या है? या तो किसी के पास अधिक इलेक्ट्रॉन है या किसी के पास कम इलेक्ट्रॉन है, या तो किसी के पास अधिक इलेक्ट्रॉन है या कम इलेक्ट्रॉन है। अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर है तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। यानी कि चार्ज का कंसेप्ट तभी डेवलप करेगा कोई बॉडी चार्ज है, इट मींस either that body have access electron or lack of electron. So the basic concept of charge is nothing but what? Either access of electron and lack of electron. एक सिंपल एग्जांपल के माध्यम से आपको बताता हूं। जैसे मान लिया जाए कि हमने एक बॉडी ले लिया, इस बॉडी को न्यूट्रल कहेंगे। कब कहेंगे? न्यूट्रल तभी कहेंगे जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ क्या होगा? प्रोटॉन। N इक्वल टू NP, एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और NP नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब ये चार्ज है, ये माइनस निगेटिवली चार्ज, ये न्यूट्रल, ये
निगेटिवली चार्ज, इसका मतलब है कभी, यहां पर हम लोग देखेंगे तो ये कहेंगे एनी ग्रेटर देन एनपी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो यहां क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज किया है, क्या हुआ, दूसरे जगह से इलेक्ट्रॉन आया है, यानी दूसरे से रिसीव किया है इलेक्ट्रॉन, नतीजा हुआ कि निगेटिव इलेक्ट्रिसिटी बढ़ गई, इसका निगेटिव इलेक्ट्रिसिटी बढ़ गई, इसका निगेटिव इलेक्ट्रिसिटी का मान बढ़ गया, और यही जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया प्रोटॉन की संख्या से, यही कारण है कि इलेक्ट्रिकली क्या हो गया, निगेटिवली चार्ज हो गया। और यहां देखेंगे फिर यहां पर अगर प्लस है, पॉजिटिवली चार्ज है, यहां कभी नहीं कहेंगे कि प्रोटॉन का संख्या बढ़ गया, कभी नहीं। हाँ कहेंगे इलेक्ट्रॉन कुछ निकल गया, उसके चलते अनबैलेंस हो गया प्रोटॉन, क्योंकि न्यूट्रल में जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, अब यहां इलेक्ट्रॉन कम हो गया, पॉजिटिवली चार्ज होने का मतलब प्रोटॉन का बढ़ना नहीं, प्रोटॉन उतना ही मात्रा में, इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो यहां क्या हो गया, एनपी ग्रेटर देन क्या है। तो जब चार्ज कोई बॉडी है, इसका दो ही मतलब है, कोई बॉडी चार्ज है, इसका बस एक ही तात्पर्य है, या तो उसके पास अधिक इलेक्ट्रॉन है या उसके पास कम इलेक्ट्रॉन है, या तो इसके पास अधिक इलेक्ट्रॉन है या इसके पास कम इलेक्ट्रॉन। और अधिक इलेक्ट्रॉन है तो निगेटिवली चार्ज, कम इलेक्ट्रॉन है पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अगर बराबर हैं तो इलेक्ट्रिकली क्या है, इलेक्ट्रिकली क्या है, बात समझ में आ गई। तो हमने देखा कि चार्ज का बेसिक कंसेप्ट क्या है, तो आइदर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन और लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, और चार्ज का डेफिनेशन बताया। अब हम लोग अगले एपिसोड में, अगले एपिसोड नहीं मतलब आगे हम लोग क्या देखेंगे, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, उन बहुत सारे में से जो मुख्य है, जो महत्वपूर्ण है, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। पहला कहता है कि इट इज नॉट ए फंडामेंटल क्वांटिटी, इट इज नॉट ए फंडामेंटल क्वांटिटी इन SI यूनिट। आउट ऑफ 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, चार्ज इज नॉट ए फंडामेंटल क्वांटिटी इन SI यूनिट। आप जैसा कि जानते हैं मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनेंस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसमें चार्ज कहीं नहीं है, करंट है। तो स्पष्ट कहता है इट इज नॉट ए फंडामेंटल क्वांटिटी इन SI यूनिट, it is derived with the help of fundamental quantity current and time, it is derived with the help of fundamental quantity current and time, that is q equal to I। क्या सुना आपने, it is not a fundamental quantity in SI unit, it is not a fundamental quantity in SI, it is derived with the help of fundamental quantity current and time, and ये क्या है भाई, करंट और टाइम से डिराइव किया गया है, ठीक। इट्स SI यूनिट इज कूलम और एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड
कूलम्ब और एम्पियर सेकेंड। इट्स SI यूनिट इज कूलम्ब और एम्पियर सेकेंड, ठीक है, कूलम्ब और एम्पियर सेकेंड। Its CGS unit is stat कूलम्ब और EME और ESC। आपने क्या देखा? Its CGS unit is stat कूलम्ब, EME इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ESC इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। आप कन्वर्सन देख सकते हैं इसमें कन्वर्सन देख सकते हैं। 1 कूलम्ब इक्वल टू 3 × 10⁹ ESC इक्वल टू 1/10 EME। 1 कूलम्ब इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU और 1/10 EME। ठीक, तो आपने देखा ये इंटर कन्वर्सन इसका। ठीक, अब आपसे पूछेगा कि फाइंड, सिंपल क्वेश्चन है, to find the number of electrons in 1 coulomb of charge. Find, question is simple, you find the number of electrons, find the number of electrons in 1 coulomb of charge, coulomb of charge। हम जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 10⁻⁻⁹। एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम्ब। तो बाबू देखिएगा 1 कूलम्ब इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन बटा 1.6 × 10⁻, इसको सिंप्लीफाई करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 10⁻19 1.6। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तो आप डेसिमल को हटाओगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 10⁻19 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और एक हटा दो यहाँ से तो 100 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन बाई 16। आप जानते हैं इसको काटेंगे तो 16 6 या 96, तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। यानी आपने क्या देखा कि एक कूलम्ब का चार्ज, यानी आपने देखा कि एक कूलम्ब, चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब इज वेरी बिग अमाउंट ऑफ चार्ज, बिकॉज 1 कूलम्ब contains 6.25 × 10⁻18 electrons. It is very big amount of charge। चूंकि हम जानते हैं कि एक कूलम्ब बहुत बड़ा है, चार्ज का बहुत बड़ा यूनिट है, इसलिए छोटे छोटे यूनिट में इसको डिवाइड किया गया है। 1 मिली कूलम्ब, M मीन्स मिली, 10⁻³ कूलम्ब। 1 माइक्रो, म्यू क्या है इसका, माइक्रो का सिंबल, 1 म्यूसी, म्यूसी मतलब माइक्रो कूलम्ब। 1 एनसी नर्सरी क्लास में समझ, एनसी मीन्स नैनो कूलम्ब, 10⁻⁹ कूलम्ब। 1 पीसी 10⁻⁻12 कूलम्ब। 1 फेम्टो
10 to the power minus 15, 1 आटो 10 to the power minus 18। देखिए प्रश्न में हम लोग जनरली यही यूज करते हैं कि प्रश्न डे टू डे लाइफ में जनरली हम लोग यूज यही करते हैं, मिलीकूलम, माइक्रोकूलम, नैनोकूलम और पिकोकूलम। बात समझ आ गई? तो अब देखिए ध्यान से, इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन आता है। यहां तक आपने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन में, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपने देख लिया। अब देखा कि भाई एक कूलम बहुत बड़ा यूनिट है, इससे छोटा छोटा यूनिट हम लोग यूज करते हैं, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, ऐसा छोटा छोटा यूनिट यूज करते हैं। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, छोटा सा क्वेश्चन। ठीक, और हम आज क्वेश्चन दे देते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस करेंगे। आप बना के लाएंगे इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को आप बना के लाएंगे। कर आएगा क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कप ऑफ वाटर। ये कप घर घर का नहीं है, इंटरनेशनल कप है। आपको मैंने पूछा फाइंड द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कप ऑफ वाटर, यानी एक कप पानी में इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना है, ये आपको निकाल के लाना है। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम इस पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।